क्रिस बेनोट रेसलिंग की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसे हम में से शायद हर कोई जानता होगा। बचपन में जब WWE ना होकर WWF हुआ करता था, मैं तब से बेनोट का फ़ैन रहा हूँ। हालांकि अब मैं WWE नहीं देखता, लेकिन आज भी उस ज़माने की फ़ाइट्स कभी कभी ज़रूर देख लेता हूँ। आज हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं क्रिस बेनोट के दुखद अंत की। जिस दिन बेनोट की मौत हुई थी मुझे याद है, कई दिनों तक मैं सोचता रहा था कि क्यों किया होगा उसने ऐसा। लेकिन तब चीज़ें इतनी क्लियर नहीं थी, ना ही हमारी सोच इतनी इवॉल्व हुई थी। लेकिन अब कुछ फैक्ट्स भी हैं हमारे सामने और कुछ स्पेकुलेशंस भी। तो उन्हीं पर बेस्ड हमारा आज का एपिसोड। तो शुरू करते हैं। क्रिस बेनोट की पैदाइश होती है मई 21, 1967 को मॉन्ट्रियल नाम के इलाके में जो अमेरिका में है। क्रिस के पिता का नाम था मार्टिन और माँ का नाम था मार्गरेट बेनोट। बचपन से ही क्रिस को रेसलिंग का बहुत शौक था। तो ये हार्ट डायनेस्टी, जिसका आपने नाम सुना होगा, केविन हार्ट, ओवेन हार्ट वगैरह जिससे आते हैं, तो उसके साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। अब चूंकि बेनोट शुरू से ही मेहनती था, तो हार्ट डायनेस्टी के साथ उसका यह हुनर और ज़्यादा निखर कर आता है। सन 1985 में 18 साल की उम्र में क्रिस बेनोट अपने करियर की शुरुआत करता है। शुरू में ये अपने करियर को हार्ट डायनेस्टी के साथ में शुरू करता है। बाद में बेनोट जापान प्रो रेसलिंग, WCW, ECW और WWF भी ज्वाइन करता है। ये सभी बड़े और नामी फेडरेशन थे। तो बेनोट ने खूब नाम, खूब पैसा कमाया। अपने जापान प्रो रेसलिंग के दौरान बेनोट की मुलाकात हुई एडी गुरेरो नाम के रेसलर से, जिसका नाम आपने सुना होगा, और इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बने रहे तब तक, जब तक कि एडी गुरेरो की मौत ना हो गई 2005 में। एडी गुरेरो की मौत ड्रग के ओवरडोज से हुई थी। इस बीच क्रिस बेनोट ने शादी रचाई मार्टिना नाम की लड़की से 21 साल की उम्र में 1988 में। उससे उसके 2 बच्चे हुए, जिनका नाम था मेगन बेनोट एंड डेविड बेनोट। लेकिन 9 साल बाद ये शादी ज़्यादा चल नहीं पाई और 1997 में इन दोनों का तलाक हो जाता है। अब बेनोट की लाइफ में आती है नैन्सी सुलेवान, जो कि खुद पेशे से एक रेसलर थी और खुद एक तलाकशुदा औरत थी और बेनोट के ही साथ काम करने वाले केविन सुलेवान की पत्नी थी। खैर, 1997 में दोनों का अफेयर शुरू होता है। 1997 में ही केविन और नैन्सी का तलाक भी होता है और बेनोट और नैन्सी का एंगेजमेंट भी होता है। इन दोनों की ज़िंदगी में 25 मार्च 2000 को एक बेटा आता है, जो कि इनका इकलौता बच्चा होता है। और कुछ महीनों बाद ही 25 नवंबर दोनों नैन्सी और क्रिस एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। ज़िंदगी अच्छी जा रही थी। 3 साल बीतते हैं। 3 साल बाद एक दिन नैन्सी कोर्ट में जाती है और डिवोर्स फाइल करती है, ये कहकर कि वो घरेलू हिंसा से, डोमेस्टिक वायलेंस से तंग आ चुकी है और अब उसकी शादी को सुधारा नहीं जा सकता और ना ही इसमें सुधारने की कोई गुंजाइश बची है। लेकिन कुछ ही महीनों बाद इस अपील को वापस ले लिया जाता है और चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाती है। 24 जून 2007 के दिन WWE का मैच होना था, जिसका नाम था पे पर व्यू। ये मैच होना था क्रिस बेनोट और CM पंक के बीच। लेकिन जब क्रिस बेनोट शो के दिन नहीं आए, तो CM पंक को किसी और एथलीट से लड़वाया गया और शो को जैसे तैसे पूरा किया गया। तो ये बात थी 25 जून रविवार की। इससे एक दिन पहले 24 जून शनिवार के दिन बेनोट के साथी रेसलर चावो गुरेरो को एक वॉइसमेल आता है बेनोट का सुबह 3:33 पर कि उसकी फ़्लाइट छूट चुकी है और वो 24 तारीख को होने वाले शो के लिए लेट हो जाएगा। वॉइसमेल मिलते ही चावो गुरेरो क्रिस बेनोट को कॉल करता है और उससे एहसास होता है कि बेनोट ने शराब पी रखी है। उसका बात करते वक्त व्यवहार भी अच्छा नहीं है और जिस तरह से वो यूजुअली बात कर रहा है, आज वो बात नहीं है। इस बीच क्रिस बेनोट 24 जून की सुबह 3:50 पर WWE की टैलेंट मैनेजमेंट टीम को बेनोट और नैन्सी के फ़ोन से 4 मैसेज करता है, जिसमें लिखा होता है कि मेरा फिजिकल एड्रेस है 130 ग्रीन मेडो लेन, फैटविल, जॉर्जिया। और इस दौरान एक मैसेज जाता है बेनोट के पड़ोसी को भी, जिसमें उसके पड़ोसी को कहा जाता है कि जो पालतू कुत्ते हैं मेरे, वो पूल साइड एरिया में हैं और गैरेज का दरवाज़ा खुला है। जब क्रिस बेनोट की टैलेंट मैनेजमेंट टीम उसका मैसेज देखती है, तो उनको कुछ सस्पिशियस सा फील होता है और WWE इसकी हायर अथॉरिटीज़ को दिखाती है,
तो हायर अथॉरिटीज़ फेयरफील्ड पुलिस को कॉल करके बेनवर्ड के घर पर जाकर एक बार चेक करने को कहती है कि एक बार जाकर देखे कि वहाँ पर असल में हुआ क्या है। 4:45 पर 4:15 पर जब पुलिस बेनवर्ड के घर पहुँचती है तो देखती है कि क्रिस बेनवर्ड, नैन्सी और उनका बेटा डेनियल, तीनों की लाशें घर के अंदर पड़ी है, यानी तीनों की मौत हो चुकी है। WWE का मंडे नाइट रॉ 25 जून के दिन मंडे नाइट रॉ को कैंसिल कर दिया जाता है और उसकी जगह पर बेनवर्ड को श्रद्धांजलि देने के लिए एक शो ऑर्गेनाइज किया जाता है। लेकिन जैसे ही मौत का काला सच सामने आ जाता है, शो की फुटेज वगैरह सभी को हटा दिया जाता है और फिर कभी क्रिस बेनवर्ड का जिक्र भी WWE की स्टेज पर नहीं किया जाता। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो बॉडी के डीकम्पोज होने की दर से पता लगाया जाता है कि सबसे पहले नैन्सी बेनवर्ड का कत्ल हुआ था 22 जून की रात को। उसे गला घोंटकर मारा गया था। उसकी कमर पर चोट के निशान थे, जिसका मतलब ये कि उसकी कमर में घुटना रखकर किसी डोरी या रस्सी से उसके गले को घोंट दिया गया था। इसके पास एक बाइबल भी पड़ी मिलती है। अगली रात 23 जून को डेनियल का कत्ल होता है। एक कमरे में बंद रहने की वजह से घुटन से वो बेहोश हो जाता है और बेहोशी की हालत में उसे कत्ल कर दिया जाता है। इसके पास भी एक बाइबल पड़ी मिलती है। इसके बाद अगले दिन 24 की सुबह को बेनवर्ड खुद के वेट रूम में जाता है और वेट मशीन की बार को निकालता है और उसकी जगह टॉवेल बांधता है और खुद को फांसी लगा लेता है। जब पुलिस उसे ढूंढते हुए पहुंचती है तो देखती है कि वो एक वेट मशीन के सहारे बैठा हुआ है, मरी हुई हालत में बैठा हुआ है। मरने से पहले उसने 2 चीज़ें अपने कंप्यूटर पर सर्च की थी। पहली थी कि बेटे के मरने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए बाइबल की कौन सी वर्स पढ़नी चाहिए। कमाल है, बेटे को मारकर उसकी ही आत्मा की शांति के लिए बाइबल की कौन सी वर्स पढ़नी चाहिए। और दूसरी ये कि गर्दन की हड्डी तोड़ने का सबसे आसान तरीका कौन सा है। खैर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जुलाई 14, 2007 को नैन्सी और डेनियल दोनों को फ्लोरिडा में उनके फैमिली मेंबर के पास में जला दिया जाता है। वहीं क्रिस बेनवर्ड को अल्बर्टा नाम की जगह पर 6 अगस्त 2007 के दिन जला दिया जाता है। अब चूंकि मरने वाला और मारने वाला दोनों ही इस दुनिया में नहीं थे, तो इस बात का मोटिव पता लगा पाना भी बहुत मुश्किल था कि कत्ल क्यों किया गया। आइए कुछ पॉसिबल रीजंस पर बात करते हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि इसके पीछे एनाबॉलिक ड्रग्स होते हैं या एनाबॉलिक ड्रग्स हो सकते हैं। जैसा कि जग जाहिर है कि रेसलर लोग जो हैं अपनी बॉडी को शेप में लाने के लिए कई साल तक टेस्टोस्टेरोन बाहर से लेते हैं, आउटसाइड से लेते हैं, ग्रोथ हार्मोन लेते हैं। लेकिन जब 2005 में एडी गुरेरो की मौत हुई तो WWE ने ड्रग्स को लेकर अपने नियम सख्त कर दिए। नतीजतन एथलीट्स को टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लेने बंद करने पड़े। अब चूंकि बॉडी को बाहर से टेस्टोस्टेरोन मिलना बंद हो गया तो बॉडी खुद का टेस्टोस्टेरोन नहीं बना पा रही थी और इस वजह से इंसान की मेंटल, सेक्सुअल और फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। और क्रिस बेनवर्ड एक बच्चा पैदा करना चाहता था, लेकिन चूंकि उसकी खुद की बॉडी टेस्टोस्टेरोन नहीं बना पा रही थी तो वो बेटा भी पैदा नहीं कर पा रहा था। तो हो सकता है कि ये एक कारण हो बेनवर्ड के इस कदम के पीछे। दूसरा रीज़न ये बताया गया कि क्रिस बेनवर्ड और नैन्सी के रिश्ते ठीक नहीं थे, क्योंकि उनका इकलौता बेटा डेनियल, उसकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ उस तरह से नहीं हो रही थी जिस तरह से एक आम इंसान की होती है। तो दोनों इस चीज़ को लेकर तनाव में रहते और ग्रोथ हार्मोन देने को लेकर अक्सर दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता। तीसरा रीज़न क्रिस बेनवर्ड को इस साथी रेसलर हार्डकोर होली ने बताया कि क्रिस बेनवर्ड अल्कोहल भी कंज्यूम करता था और अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद वो कई बार नैन्सी के साथ मारपीट करता था। जिस रात पुलिस क्रिस बेनवर्ड को घर तलाश करने गई थी उस रात भी घर के बाहर कई सारी शराब की बोतलें दिखाई दी थी। चौथा और सबसे रियलिस्टिक रीज़न जिस पर ज़्यादातर लोगों का भरोसा है वो ये कि अपने करियर के दौरान कई फाइट्स लड़ते हुए बेनवर्ड का स्कल इंजर हो चुका था। कई रेसलर के साथ ऐसा होता है। उसके ब्रेन को कई हिस्सों में चोट आ चुकी थी। उसका ब्रेन एक 85 साल के अल्जाइमर के पेशेंट की तरह हो चुका था। अपने बेस्ट फ्रेंड एडी गुरेरो की मौत के बाद बेनवर्ड की मेंटल स्टेट ठीक नहीं थी। वो दोनों बहुत क्लोज थे, लेकिन जब एडी की मौत हुई इसने बेनवर्ड को पूरी तरह तोड़ दिया। कई बार उसे एडी की मौत के लिए रोता हुआ देखा गया जब कभी भी वो एडी की वाइफ के आसपास होता था। अपनी मौत के कुछ वक्त पहले वो एक डायरी मेंटेन करने लगा था और रोज़ उसमें
एडी को खत लिखता था ताकि वो उसकी मौत के साथ कोप अप कर सके और उसे जीने में थोड़ी आसानी हो सके। कहा जाता था कि वो एक बहुत अच्छा फैमिली मैन था और वो कभी भी अपनी फैमिली के साथ और ख़ासकर अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं करता जैसा उसने किया। ज़रूर इसमें कोई मेंटल इश्यूज़ रहे होंगे। उसका बेटा डेनियल वो चाहता था कि वो भी रेसलिंग करे क्रिस बेनोइट जूनियर के नाम से, लेकिन उसने खुद कभी नहीं सोचा होगा कि उसका पिता जिसके नाम से वो रेसलिंग करना चाहता है वही उसकी एक दिन जान ले लेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं किसी नए दिन नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। गुड बाय, शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।